Hello everyone, how are you all? Very fine, doing well? Okay, so आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। नया में क्या है? आज हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आपका पूरा जो चैप्टर होगा वो एनसीईआरटी का है। टोटल हर एक लाइन जो है एनसीईआरटी का है और हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं करने वाले हैं। हर टॉपिक पढ़ेंगे और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पढ़ेंगे, एकदम अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका बोर्ड्स और नीट दोनों में ही आपका एनसीईआरटी फॉलो होता है तो आपकी एनसीईआरटी की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए वी शुड स्टार्ट। तो काइनेटिक्स जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है आपका, ये ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड है, मीनिंग मीन्स मूवमेंट। ओके, और हम काइनेटिक स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि रिएक्शन के रेट्स और स्पीड्स के बारे में जानकारी मिलती है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, आखिर किस रेट से, किस स्पीड से। इस चीज की स्टडी हम काइनेटिक स्टडी में करते हैं, यानी हम इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। और हाँ, वो जो स्पीड्स, रिएक्शन का स्पीड या जो रेट अल्टर हो रहा है जिन कंडीशंस के द्वारा, उन कंडीशंस की भी स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं। ओके, तो क्या है ना कि जैसे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, हर वर्क में बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, सारा काम एकदम जल्दी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही स्लो मोशन होते हैं, एकदम धीरे धीरे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीरे, मॉडरेट काम करते हैं, है ना। तो कुछ इसी ढंग से, इसी टाइप से आपका रिएक्शंस भी है। कुछ रिएक्शंस वेरी फास्ट है, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स तक हो जाते हैं। और कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है, काफी टाइम लेता है। और कुछ रिएक्शंस जो है वो मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा फास्ट होते हैं और ना ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, तो some reactions are very fast. Example, precipitation reaction of silver chloride. Okay, some reactions are very slow, some reactions are very slow. Example, rusting of iron. लोहे में जंग लगते हुए देखे हैं आप लोग, है ना, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। some reactions are moderate, some reactions are moderate. Example, hydrolysis of starch. ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेट और स्पीड आखिर होता क्या है। ठीक है, हो गया इतना? मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, उसमें R फॉर रिएक्टेंट्स है और P फॉर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या हो सकता है एवरेज रेट? तो क्या है ना कि जितना ये डिसअपीयरेंस ऑफ R होगा उतना ही अपीयरेंस ऑफ P होगा। तो डिसअपीयरेंस of R, rate of disappearance of R by total time is equal to rate of appearance, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये हम लोगों ने माइनस और प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, और वो जितना ही रेट से डिसअपीयर होगा, डिक्रीज होगा, उतना ही रेट से आपका ये P यानी प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, यानी अपीयरेंस होगा P का और इंक्रीज होगा P का। इसलिए हम इसे प्लस साइन देते हैं और इसे माइनस साइन देते हैं। ओके, अब ये तो आपका एवरेज रेट हो गया। अब हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। R से P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस D, तो हम पॉजिटिव dP बाई dt करेंगे, है ना। तो R इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है कि रेट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें रेट निकालने दिया जाए तो हम क्या करेंगे, R इंस्टेंटेनियस यानी माइनस dR बाई dt इज इक्वल टू पॉजिटिव dP बाई dt, जहां R की जगह आप रिएक्टेंट्स रखेंगे और P की जगह आप प्रोडक्ट्स रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ कि Hg प्लस Cl2 प्लस Cl2 HgCl2 बन रहा है ना। अब इसका एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा Hg बाय डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा HgCl2 बाय डेल्टा T हो जाएगा ना यही। और ये जो आपका सेकेंड रिएक्टेंट्स है इसका भी हम माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा T करते हैं, है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, और वही इंस्टेंटेनियस बोलेगा निकालने, तो हम क्या करेंगे, माइनस dR बाई dt वाला करेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम ग्राफ देखेंगे। यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, दो ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही वाला ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो R इंस्टेंटेनियस हमें मिल जाता है, ठीक है, यानी रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलता है। ये आपका डेल्टा T है, ठीक है, आपका डेल्टा T है ये आपका डेल्टा R यानी रिएक्टेंट्स, ये टाइम, ठीक है, और ये आपका T1 T2 और ये T आपका इंस्टेंटेनियस पे, और ये T2 माइनस T1 होता है ना, और R2 माइनस R1 होता है। ये हम R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1 करते हैं, है ना, बिल्कुल। तो ये होता है आपका R एवरेज, और ये आपका R इंस्टेंटेनियस जो आपका माइनस नेगेटिव में स्लोप देता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स का स्लोप है, ओके। और ये आपका dt। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ आप P1 यानी पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, T1 T2 और ये आपका T, ये आपका टेंजेंट जो है R इंस्टेंटेनियस दे रहा है यानी dP बाई dt, जो कि पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स पॉजिटिव में हम लेते हैं, ओके। R एवरेज डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये आपका R एवरेज शो कर रहा है, और ये आपका डेल्टा P, ठीक है, चेंज इन प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ओके। तो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे आपका यही वाला ग्राफ है,
तो यही ग्राफ की स्टडी आपको करनी है बस, ठीक है। और भी जो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। उतना पढ़िएगा, उतना समझ लीजिएगा, आपका सारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, पक्का पक्का। ओके, बात यह है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझने में कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो फॉर देम इट्स अ प्रसाद। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाता है ना कि कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो टाइम का जो आपका यूनिट होगा, तो टाइम तो नीचे में है यानी बाय टाइम, और ये आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये टाइम। ओके, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम हुआ ना। अब जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो उस हिसाब से हम अपना यूनिट्स निकालेंगे उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही तेजी से रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। कैटलिस्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो और ज्यादा फास्ट होने लगेगी रिएक्शन आपकी। और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन भी अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है। अब रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है आपका एक अगर रिएक्टेंट है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन उसके मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। हाँ, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पे ही रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक अगर आपका रिएक्टेंट्स है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, एक या एक से ज्यादा है, उससे ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, तीन है, चार है, कितना भी है, तो सारे पे वो रेट आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है सब पे डिपेंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आपका रेट लॉ क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। किसका रिप्रेजेंटेशन? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म्स में? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? रेट इक्वेशन बोला जाता है या रेट एक्सप्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी डेफिनेशन हो गई आपकी रेट लॉ की और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आगे चलिए हम पढ़ते हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं। जितना ही इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन उतना ही रेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है, ए प्लस बीबी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ये आपका प्रोडक्ट्स है सी सी और डी डी, और ए और प्लस बीबी ये जो है रिएक्टेंट्स है। तो ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स है ना स्टाइक्योमेट्रिक, ये कोई भी नंबर्स होगा, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तब हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी ए रिएक्टेंट्स ए का पावर x, b का पावर y। और ये जो x और y है ये जो है आपका इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसके? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के, ठीक है। तो अब हम रेट को यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं, तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट का काम कौन करता है? के। ये आपका रेट कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हम रेट में यूज कर रहे हैं, रेट लॉ को लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, रेट एक्सप्रेशन को लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और रेट कांस्टेंट के बाद फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाया और
a का पावर x b का पावर y। तो ये हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का पावर x b का पावर y। ये है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और k आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन था और रेट कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। ठीक है, NO बाई मोल पर लीटर, O2 बाई मोल पर लीटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाई मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट आपका दिया हुआ है कि NO2 का स्क्वायर और O2 का पावर 1। तो रेट ऐसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि कंसेंट्रेशन 0.30 0.30 रखा है हम लोगों ने, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का क्या है 0.096। ठीक है, ये अगर डबल कर दिया हमने तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन इंक्रीजमेंट कितना हो गया 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका रेट था, रेट तो NO अगर हम 2NO कर देते हैं, 2NO का स्क्वायर, तो ये 4NO हो जाएगा ना, यानी 4 इंटू 0.30, सॉरी 4 इंटू 0.096 यानी 0.384। ठीक है, यानी अगर कंसेंट्रेशन हम NO का 2 टाइम्स करते हैं, डबल करते हैं, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है पावर 2 का। अब ये हम 0.30 और इसको अगर हम डबल करते हैं तो ये भी डबल ही होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 1 है और ये 2 पावर था, इसलिए 4 टाइम्स इंक्रीज किया। और ये सिर्फ डबल, ये अगर डबल हुआ ये डबल होगा, लेकिन ये अगर डबल हुआ तो ये 4 टाइम्स हो गया। अब फिर इसको भी डबल कर दिया हमने और इसको भी डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 0.768। एक तो ये 4 टाइम्स हो गया और ये डबल टाइम्स हो गया, इसलिए आपका क्या हो गया 768। तो ये था आपका एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट क्या हो जाता है कि ए का पावर x b का पावर y। तो अब ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration of reactants in a rate law expression is called the order of the reaction। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, इसमें जो आपका पावर होता है, कंसेंट्रेशन का जो पावर होता है, रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का पावर यानी A और B का पावर यानी x प्लस y। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ z प्लस y रहता, कुछ भी रहता, तो जो पावर होता है ना उसको हम प्लस कर देते हैं तो वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है 1 2 3 या फिर फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। एक स्टेप में अगर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एक स्टेप में वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यही अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। अगर सीक्वेंस में कई एलिमेंट्री रिएक्शन को मिला के लास्ट में हमें 3-4 स्टेप बाद अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो कई स्टेप्स में हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है। वो रिएक्शन परफॉर्म होता है कई स्टेप्स में, उसके बाद जाकर हमें प्रोडक्ट मिलता है। वहीं एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट दे देता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन का। ठीक है, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 and H2O passes through a series of intermediate steps in which alcohol, aldehyde and acid are formed। जब इथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO2 और H2O जो है एक बहुत सारा सीरीज ऑफ स्टेप्स में जो है वो जाता है, पास होता है, और उसके बाद आपका अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है और एसिड फॉर्म होता है। ठीक है,
तो काफी सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं बीच में जिसमें CO2 और H2O पास होता है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल है जो H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ओके, तो आपका ये था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल NCERT बेस्ड, और ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यानी K, इसका यूनिट्स हम निकालेंगे हर ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K यानी रेट बाय कंसेंट्रेशन हो जाएगा ना, तो कंसेंट्रेशन बाय टाइम होता है ना रेट, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय कंसेंट्रेशन, है ना, ये कंसेंट्रेशन है A और B, ठीक है। तो ऐसा यूनिट्स हम लेंगे कंसेंट्रेशन का इन मोल पर लीटर, है ना, और टाइम सेकेंड्स में लेंगे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हमारा रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, पहले तो हमने क्या कर लिया, रेट यानी कंसेंट्रेशन बाय टाइम ले लिया, तो मोल पर लीटर बाय सेकेंड। जैसे कि हम देख सकते हैं कंसेंट्रेशन बाय टाइम और कंसेंट्रेशन हम लोगों ने मोल पर लीटर लिया है, इसलिए मोल पर लीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स इनटू 1 बाय कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, और ऑर्डर कौन सा है आपका, जीरो ऑर्डर, इसलिए हमने पावर क्या रखा है, जीरो रखा है। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का यूनिट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन बाय टाइम, जैसा कि देख सकते हैं कंसेंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर और टाइम इन सेकेंड्स इनटू 1 बाय कंसेंट्रेशन, तो 1 बाय कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, और ऑर्डर आपका फर्स्ट है यानी हम पावर 1 रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पावर 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका बच जाएगा क्या, पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर में आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर देखिए, कंसेंट्रेशन बाय टाइम इनटू 1 बाय कंसेंट्रेशन, हमने पावर 2 रखा है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है इसलिए पावर 2 रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा, मोल पर लीटर एक बच जाएगा क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, पर मोल, और ये लीटर का -1 +1 में चेंज हो जाएगा पावर इसका, यानी पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर मोल लीटर पर सेकेंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सो हियर इज द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो रिएक्टिंग स्पीशीज में आपका एटम्स आएगा, आयंस आएगा या मॉलिक्यूल्स आएगा, वही रिएक्ट करते हैं, है ना, प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो रिएक्टेंट्स में आपका आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। तो वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, और कोलाइड करने के बाद क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है उन्हीं को हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना लंबा डेफिनेशन नहीं, सिंपल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर भी होता है, देख सकते हैं हम यहाँ NH4NO2, आपका NCERT का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने NCERT का ही सब कुछ लिया है, ठीक है। ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड है। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए और यहाँ पर आते हैं। तो NH4NO2, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना, और कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है भी नहीं, सीधे अब प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज कितना हो गया, 1 हो गया, 1 मॉलिक्यूलरिटी है इसका, इसीलिए ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर। और ये जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं ना, काफी फास्ट होते हैं, ठीक है। बायमॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2HI गिव्स H2 प्लस I2 ऑन डिकम्पोजिशन। तो 2 यहाँ पर है ना, यानी दो HI जो है, 2 HI मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज 2 है, यानी मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 है, इसीलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर है क्योंकि 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ठीक है। तो आप सिर्फ एरो के लेफ्ट साइड में ही देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है, प्रोडक्ट्स में नहीं देखना है आपको, क्योंकि ये आफ्टर रिएक्शन का
पार्ट है, क्योंकि रिएक्शन परफॉर्म होगा उसके बाद ही प्रोडक्ट्स मिलता है ना। थर्ड वन इज ट्राई मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। 2NO प्लस 1O2। यहाँ देख सकते हैं कि 1 ऐसे तो लिखा हुआ नहीं रहता है, बट मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए 2NO और 1, तो 2 + 1 3 हो गया ना, यानी 3 रिएक्टिंग स्पीशीज है। एक तो आपका एटम हो गया और दूसरा आपका मॉलिक्यूल है ना। तो एटम आयंस या मॉलिक्यूल से तो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं। तो 2 + 1 यानी 3 मॉलिक्यूलैरिटी है, इसीलिए ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये जो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो प्रोसेस करते हैं। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन ट्राई मॉलिक्यूलर इज वेरी स्मॉल। ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी हो किसी रिएक्शन का, वैसे रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा का, यानी कि 4 किसी का मॉलिक्यूलैरिटी हो किसी रिएक्शन का, ये बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम होता है। चलिए अभी और भी पॉइंट्स देखने हैं, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 gives KCl + 3Fe2SO4 का होल 3 + 3H2O। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप में परफॉर्म होता है, सेवरल स्टेप्स में, बीच का इंटरमीडिएट स्टेप्स गायब है, क्योंकि इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने ये दिया है। ओके, सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर। देखिए 1 + 6 + 3 हो जाएगा ना 10, बट ये 10th ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम किस बेसिस पे बोलेंगे? इस बेसिस पे बोलेंगे कि जो लास्ट आपका जो स्टेप होगा, लास्ट का जो आपका रिएक्टेंट्स होगा जिससे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसका हम ऑर्डर देखेंगे। तो उस कंसेंट्रेशन, उसका कंसेंट्रेशन का पावर कितना है उसके बेसिस पे हम ऑर्डर देंगे, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब एक से ज्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो एक से ज्यादा स्टेप में जब रिएक्शंस होते हैं तो उनका जो रेट होता है ना, वो रेट हम कैसे लिखते हैं? तो सेवरल स्टेप्स में होगा, तो अगर मान लीजिए 2 स्टेप्स में है, तो अगर फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट है तो फर्स्ट स्टेप के बेसिस पे हम उसका रेट लिखते हैं। इस चीज का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मैं अभी एग्जांपल देने वाली हूँ, एनसीईआरटी आपका बेस्ड वो एग्जांपल होगा। चलिए तो देखते हैं वो एग्जांपल। ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन लिया है। ये बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है? 2 है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज 2 है, ठीक है, 2 दिख रहा है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ I- अल्कलाइन मीडियम में 2H2O + O2 हमें मिलता है, लेकिन बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेप्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट है ये, तो इंटरमीडिएट ये है। अब क्या है ना कि रेट जो है हम किस बेसिस पे लिखेंगे? स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे लिखेंगे। तो ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट, ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है, इसीलिए इसके बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग कि रेट हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के बेसिस पे लिखा है कि H2O2 I-, ठीक है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? रेट को लिखते हैं। अगर मोर देन 1 स्टेप में अगर रिएक्शंस हो रहा है, बीच में इंटरमीडिएट है, तो इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या हो जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी से हम लोगों को क्या मिला है? रेट मिला, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी में अभी कुछ और भी पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जितना भी मैंने जो भी लिखवाया है उसको प्लीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए इस चैप्टर का। और जितने भी मैं चैप्टर्स अपलोड करूंगी सारे का नोट्स जो है मैं लिखूंगी, जो वो आप प्लीज प्रॉपर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपका पूरा थ्योरी एज वेल एज आपका न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो जाएगा। और जब आपका एग्जाम का 1 महीना हो ना, तो शॉर्ट नोट्स इज वेरी यूजफुल फॉर यू।
तो ये आपका नोट्स बहुत ही काम आएगा, पूरा बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये देखिए, मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी जीरो और अ नॉन इंटीजर, वेयर एज ऑर्डर कैन बी जीरो और अ फ्रैक्शन। मॉलिक्युलैरिटी ना हम फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता है मॉलिक्युलैरिटी, या फिर जीरो भी नहीं होगा। जीरो हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या जीरो, तो फिर रिएक्शन होगा कैसे, है ना। और फ्रैक्शन भी नहीं होता है। ऑर्डर हम जीरो, तो ऑर्डर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा, और फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट मॉलिक्युलैरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होता है, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। भले ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो आपका स्टेप होगा जिससे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका हम ऑर्डर लेते हैं, है ना। उसे कंसेंट्रेशन का हम पावर लेते हैं और ऐड करते हैं और ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी क्या है कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मॉलिक्युलैरिटी हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था 2:O2 का, तो H2O और O2 में टूटा था वो, है ना। तो अल्कलाइन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ I-, तो उसमें क्या था कि ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर आपका क्या था, H2O2 का पावर 1 और ये था ना H2O2 का पावर 1 और I-, ये भी 1। तो ऑर्डर आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। और मॉलिक्युलैरिटी भी क्या था उसका, 2। यानी कि जब स्लोएस्ट स्टेप से हम ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं क्या, ऑर्डर, ठीक है। यानी रेट हम निकालते हैं तो उससे ऑर्डर आपका निकलता है। और स्लोएस्ट स्टेप में जो मॉलिक्युलैरिटी है वो सेम होता है ऑर्डर के ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स थे। चलिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो पहला आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कंसेंट्रेशन मान लीजिए रिएक्टेंट्स है A और B, तो उसका जो पावर होगा वो जीरो हो जाएगा, तो हम उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका रेट इक्वेशन हम देखने वाले हैं कि रेट इक्वेशन क्या होता है। रेट क्या हो जाएगा इसका, -dR/dt एवरेज रेट, हम यही लिखते हैं। तो K इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 0। तो पावर जब 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं किसी चीज का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो -dR/dt = K × 1, दैट इज K। अब इसको हम dt को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dr = -k dt। ये वाला माइनस साइन हमने उधर लगा दिया है, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -k dt। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं कैसे किया जाता है, ओके। तो इंटीग्रेशन करने के बाद का जो स्टेप है वो ये होगा, r = -kt + i, और i क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है i। अब क्या लेना है कि t = 0 पे लेना है, तो t 0 पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, यानी R0। R0 क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा R, ठीक है, क्योंकि ये एट t = 0 पर है, ओके। तो R0 क्या हो जाएगा, -k × 0 + i। k × 0 क्यों, क्योंकि t के जगह हम लोगों ने 0 पुट किया है, क्योंकि टाइम = 0 सेकेंड पे हम लोग ले रहे हैं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन R की जगह R0 हो गया और t के जगह 0 हो गया। तो अब k × 0 तो 0 हो गया, तो R0 क्या हो गया, I। अब I का वैल्यू हमें R0 मिला है, ठीक है। R का वैल्यू हमें, सॉरी, I का वैल्यू हमें R0 मिला। तो जब R0 मिला है ना, उसके बाद हम I का वैल्यू किस इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में हमने I का वैल्यू पुट किया है। तो R =
R कंसेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस I के जगह हम लोगों ने R नॉट रखा है। R नॉट क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया है I इज इक्वल टू R नॉट, इसलिए I के जगह यहाँ जो I है इसके जगह R नॉट रखा है। उसके बाद K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R बाई टी। कैसे? क्योंकि ये R माइनस R नॉट, सॉरी, ये जब इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो R नॉट में से R माइनस हो जाएगा, है ना, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, और ये T बाई टी। ओके, तो ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन निकाला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन निकाला। अब इसका ग्राफ कैसे होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपका स्लोप जो है के जो है नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि रिएक्टेंट्स का आपका स्लोप जो है नेगेटिव होता है। ओके, तो ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी और कुछ पॉइंट्स देखना बाकी है, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं हम एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी का, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं, मतलब जनरली अनकॉमन होते हैं और स्पेशल कंडीशंस में अकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया हो रहा है, ठीक है, ऑन अ हॉट प्लैटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, इसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट है पीटी, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो देख रहे हैं हम कि 1130 केल्विन के प्रेजेंस में N2 प्लस 3S2, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसी रिएक्शन को कहते हैं जहां पर इंडिपेंडेंट हो जाता है रेट अपने कंसेंट्रेशन से, रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो क्या होता है, क्यों होता है इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विथ गैस मॉलिक्यूल्स। हाई प्रेशर पे मेटल सरफेस जो होता है सैचुरेट हो जाता है गैसियस मॉलिक्यूल से। सो अ फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशंस इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो अगला जो अब रिएक्शन में जो चेंज होगा, तो वो कंडीशन जो है अनेबल होंगे अल्टर करने के लिए अमोनिया का अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे जो अमोनिया का अमाउंट होगा वो अल्टर नहीं होगा, अब फर्दर चेंज रिएक्शन में किया जाएगा। तो मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन, यानी कि अगर अब कंसेंट्रेशन बढ़ाया जाए घटाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसेंट्रेशन से। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली जो है रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सेकेंड वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर से प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट क्या हो जाता है? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर 1 है। ठीक है, तो माइनस सॉरी डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, कैसे? ये गया इधर और ये आया इधर और साइन माइनस का उधर हमने कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ln r मिलेगा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और आई क्या है आपका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमने अभी रेट इक्वेशन निकाला है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर r क्या हो जाएगा? r नॉट यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो ln r नॉट लिखेंगे अब हम। ठीक है, ln r की जगह r नॉट लिखेंगे क्योंकि बराबर हो गया है दोनों। ओके, और माइनस के टी प्लस आई, तो t इज इक्वल टू 0 पर हम ले रहे हैं इसीलिए t इज इक्वल टू 0 कर दिया, माइनस के इंटू 0 कर दिया। तो ln r नॉट क्या हो गया? आई के बराबर। तो अब ln r में ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम i का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, i का वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट हो जाएगा। ln r नॉट हो गया है i का वैल्यू इसलिए, तो अब हम इसे यहां पर लेके आएंगे नीचे इस तरफ, तो ln r बाई ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू, k यहीं पर छोड़ दिया हमने
और ये t इधर चला गया तो 1/t ln R0/R हो गया ना। तो यही था आपका एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लेकिन ये टाइम t 0 पर है, अभी हम टाइम इज इक्वल टू 1 पर भी लेकर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक वहीं के उतना ही है, ठीक है, वही है। अब टाइम t1 पे ln R1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस ln R0 हो जाएगा, ठीक है। टाइम t1 पे, और टाइम t2 पे क्या हो जाएगा, ln R2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln R0, ठीक है। तो R1 और R2 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है एट टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ln R1 माइनस ln R2 क्या हो जाएगा, माइनस के t1 माइनस ब्रैकेट में माइनस के t2, तो ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का इधर यहाँ पर रहेगा, ओके। ln R1 बाई ln R2 क्या हो जाएगा, के t2 माइनस t1, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1/t2 माइनस t1 ln R1 बाई R2। अब अगला स्टेप हम देखने वाले हैं। अब अगला स्टेप्स है आपका ln R बाई R0 इज इक्वल टू माइनस के टी, एंटी लॉग लिया है, यानी लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग होता है, तो लॉग हटाने के लिए हमने ये किया है, R इज इक्वल टू R0 e का पावर माइनस के टी, ठीक है। तो कंपेयरिंग ln R0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0 विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के ये में बेसिस पे ये लग रहा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस mx प्लस सी। If we plot ln R against t, we get a straight line with slope minus k and intercept equal to ln R0। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा जहां पे स्लोप आपका माइनस के होगा, नेगेटिव होगा स्लोप, और इंटरसेप्ट इक्वल होगा ln R0 के। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, फाइनली हम इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यही इक्वेशन आपका मेन है, वो सारा कुछ डेरिवेशन का प्रोसेस था, ठीक है। k is equal to 2.303 by t log R0 by R, R0 is equal to initial concentration and R is equal to final concentration and t for time, ठीक है। तो फाइनली आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते हैं, और अगर आपको टाइम निकालने बोला जाए तो t यहाँ पर कर दीजिए और k यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व होता है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, हाइड्रोजन ऐड हुआ, H6 हो गया, ओके। तो रेट क्या हो जा रहा है, C2H4 ऑर्डर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। All natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei take place by first order kinesis, ठीक है। जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस ही होता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस होगा। तो दो ग्राफ है आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, पहला है आपका ln R वर्सेस टाइम, तो नेगेटिव स्लोप आपका k दे रहा है, ओके, और ln R0 ये शो कर रहा है, ठीक है। log R0 बाई R वर्सेस टाइम t, और स्लोप आपका क्या है, k बाई 2.303। ये ग्राफ है स्टडी करने के लिए, इससे ज्यादा स्टडी नहीं करना है। तो रेडियो एक्टिव डीके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी डीके जो होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस फॉलो करता है। तो ये आपका एक क्या है, एग्जांपल है, रेडियम 22688 gives He42
और ये आपका जो है एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यस, रेडॉन 86,222, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो देखना है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर कीजिए जहां A गिव्स B प्लस C, ठीक है। तो लेट PI बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड PT बी द टोटल प्रेशर एट टाइम T। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, जहां PA PB PC जो है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A B एंड C रेस्पेक्टिवली है और ये प्रेशर यूनिट्स है, ठीक है। तो इफ X ATM बी द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ A, अगर X ATM डिक्रीज हो रहा है A में से तो टाइम T पे, तो 1 मोल ईच ऑफ B एंड C being formed, the increase in pressure of B and C will also be X ATM each। देखिए क्या है कि टाइम T पे जब X ATM ये डिक्रीज कर रहा है, तो अगर 1 मोल ये फॉर्म कर रहा है B और C, देख रहे हैं 1 मोल है फॉर्म कर रहा है, तो जितना ये X ATM अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो X ATM ये दोनों इंक्रीज करेगा, ठीक है, एट टाइम T पे। तो X ATM प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए इसको हम अभी लिखकर देखेंगे। तो T0 पे PI ATM अगर ये इसका प्रेशर है तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर 0 ATM होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी मान लीजिए कि X ATM डिक्रीज हो रहा है, तो पहले PI ATM था तो उसमें से X ATM डिक्रीज हो रहा है, तो उतना ही जितना इसमें डिक्रीज हो रहा है, यानी X ATM डिक्रीज हो रहा है तो X ATM इसका बढ़ेगा प्रेशर, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, ओके। और इनिशियल प्रेशर इसका PI ATM था। अब PT यानी टोटल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस x, टोटल प्रेशर तो यही है ना, PI माइनस x प्लस x, ठीक है। तो माइनस x प्लस x कट गया, बच गया PI माइनस x, ठीक है, PI प्लस x, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PT माइनस PI, इसको यहां पर लेके आए तो PT माइनस PI, तो वेयर PA, अब PA का प्रेशर, A का प्रेशर हम क्या लिखेंगे, PI माइनस x इज इक्वल टू PI माइनस x का वैल्यू यहां पर पुट हो रहा है, x का वैल्यू यहां पर पुट हो रहा है, ठीक है। PI माइनस x था तो x के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, PT माइनस PI, ओके। तो क्या हो जाएगा, PI माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2PI माइनस PT। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई T लॉग PI बाई PA, यानी इनिशियल प्रेशर बाई प्रेशर ऑफ A। तो ये जो है ना आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये आपका प्रेशर के टर्म्स में है। प्रेशर के टर्म्स में अगर जब आपका न्यूमेरिकल्स बनाना होगा तो आप इसका यूज करेंगे। तो PA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2PI माइनस PT लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, तो बस इसी का यूज यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 2.303 बाई T log PI बाई 2PI माइनस PT। PT इज टोटल प्रेशर एंड PI इज इनिशियल प्रेशर। तो ये प्रेशर के टर्म्स में आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। यहीं पे आपका ये खत्म होता है। अब हम हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन देखते हैं। अब है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन आखिर क्या होता है, concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration। इनिशियल जो उसका कंसेंट्रेशन होगा उसका हाफ कर दिया जाता है, यानी किसका कंसेंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन का हाफ कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है टू 1/2। तो उसे हम हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है, ओके। तो ये डेरिवेशन है हम लोगों ने किया है।
तो जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर ये होता है। तो एट T इज इक्वल टू आपको अब T हाफ कर देना है और इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ कर देना है, जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा उसको हाफ कर देना है, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन के हाफ कर देना है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस हाफ आर नॉट, क्योंकि R इज इक्वल टू हाफ आर नॉट हो गया है तो हम R की जगह हाफ आर नॉट रखेंगे, उसके बाद बाई T हाफ, क्योंकि T की जगह T हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2K। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, टी हाफ कैसे निकालेंगे, आर नॉट बाई 2K, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, हमने रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाला था, तो K इज इक्वल टू क्या निकला था, 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। अब R की जगह आर नॉट बाई 2 कर देना है, हाफ आर नॉट, और T की जगह T हाफ कर देना है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग आर नॉट बाई 2 है ना, क्योंकि R की जगह आर नॉट बाई 2 कर देना है। तो T हाफ हमारा क्या हो जाएगा, 2.303 K बाई K लॉग 2 है ना, ये कैंसिल लॉग 2। ओके, T हाफ क्या हो जाएगा, 2.303 बाई K इंटू 0.301 लॉग 2 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि T हाफ निकल गया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, सिंपली पुट कर देना है 0.693 बाई K फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट बाई 2K। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट, जैसा कि हम देख सकते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। आप जानते हैं कि ये रेट कांस्टेंट है और 0.693 भी एक कांस्टेंट है, तो ये जो पूरा आपका हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, कहीं भी चेंज नहीं करेगा। वहीं अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप देखते हैं T हाफ, तो आर नॉट बाई 2K है, तो 2K तो वही के वही रहेगा, लेकिन आर नॉट ये तो कांस्टेंट है, लेकिन आर नॉट तो वैरी करेगा ना, आर नॉट तो वैरी करेगा, कंसेंट्रेशन वैरी करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देख सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज पे, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहीं आपको दिख रहा है कि रिएक्टिंग स्पीशीज का इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया गया है, कंसेंट्रेशन का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होता है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किससे इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसेंट्रेशन से। और फिर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इंडिपेंडेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The next one is pseudo first order reaction, इसमें कुछ मजा आने वाला है, ठीक है। स्यूडो मीन्स आप जानते हैं बायो में भी स्यूडोपोडिया यूज होता है ना, तो स्यूडो मतलब यू नो फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू, फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, यानी फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये बुद्धू बनाता है हम लोगों को कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट ये होता नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, तो आइए देखते हैं कि ये आखिर कैसे होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने में लगता है पर होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो मान लीजिए कि
रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन में क्या है ना कि कोई एक जो रिएक्टेंट है वो काफी ज्यादा अमाउंट में है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट, ठीक है। तो सेकेंड वाला रिएक्टेंट बहुत एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में हो, और फर्स्ट वाला जो है एकदम स्मॉल अमाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों को समझ में आएगा ये बात। तो देखिए कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट with 10 मोल ऑफ वाटर। तो इथाइल एसीटेट यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है CH3COO-C2H5। इट्स ऑल अबाउट NCERT, ओके। सो CH3COO-C2H5 प्लस H2O। H2O काफी एक्सेस अमाउंट में है, दैट इज 10 मोल इन कंपैरिजन टू इथाइल एसीटेट। ये सिर्फ 0.01 मोल है और ये 10 मोल है, वाटर 10 मोल है, यानी वाटर एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट्स बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो प्रोडक्ट बन रहा है तो CH3COOH बन रहा है और C2H5OH बन रहा है, ठीक है। तो टाइम 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे 0.01 मोल है इसका कंसेंट्रेशन, इसका है 10 मोल है, और ये 0 मोल और 0 मोल है, ठीक है। टाइम टी पे जब रिएक्शन हो जाता है, टाइम टी पे ये 0 मोल हो जाता है, यानी पूरा ये पार्टिसिपेट कर देता है, रिएक्ट करता है, पूरा पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो ये समाप्त हो जाता है। पर ये तो 0.01 मोल ही था ना, तो सेकेंड रिएक्टेंट का भी यूटिलाइज होगा, सिर्फ 0.01 मोल ही हम यूज करेंगे रिएक्शन करने में, पूरा यूज नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट रिएक्टेंट जो है 0.01 मोल ही है। तो ये कितना बच जाता है, 9.9 मोल बच जाता है, 0.01 मोल ही खर्चा हुआ, तो ये बच गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बन गया 0.01 मोल, 0.01 मोल, ठीक है। तो जब हम रेट लिखेंगे तो रेट हम क्या लिखेंगे, K डैश कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5H2O, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, दो स्पीशीज हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच। क्यों कंसेंट्रेशन ज्यादा अल्टर नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, 10 मोल में प्रेजेंट था और सिर्फ 0.01 मोल ही यूज किया है हम लोगों ने रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो काफी कम अमाउंट में ये वाटर अल्टर हुआ है, लेकिन इसका तो पूरा अमाउंट ही खत्म हो गया इथाइल एसीटेट का। तो रेट हम लोग कुछ इस ढंग से लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेट ऐसे लिखा जाता है, ओके। तो अब H2O का जो कंसेंट्रेशन है, H2O कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, H2O को हम कांस्टेंट ले सकते हैं अब, क्योंकि कंपैरिजन टू इथाइल एसीटेट ये काफी ज्यादा अमाउंट में था और इसका बहुत कम अमाउंट ही यूज हुआ है, तो वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। तो अब हम रेट को कैसे लिख सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 और K हमने क्या लिया है, K डैश H2O कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया है इसको, इसीलिए पूरा कांस्टेंट टर्म, ये तो रेट कांस्टेंट होता ही है, K तो रेट कांस्टेंट होता है, और साथ में हमने H2O को भी कांस्टेंट मान लिया है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये पूरा कांस्टेंट को हमने K मान लिया। तो अब क्या रेट लिख सकते हैं हम, K CH3COO-C2H5, है ना। तो आपको लग रहा होगा ये इसका पावर 1 है और कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर 1 है, ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट नहीं, इट्स नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमने तो इस टर्म को कांस्टेंट मान लिया है, पर ये तो रिएक्ट किया ना, ये स्पीशीज भी प्रेजेंट है ना रिएक्शन में, तो फिर कैसे हम मान सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोगों को बुद्धू बना देता है, पर हम लोग इतने बुद्धू तो है नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करता है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड स्यूडो मीन्स फॉल्स,
यानी फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम लोग अभी एक और 2 एग्जाम्पल लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी का है। ओके, तो केन शुगर के एग्जाम्पल, सॉरी केन शुगर का ये जो फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O के साथ ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपका केन शुगर है ना, ये बहुत कम अमाउंट में है और वाटर एक्सेस अमाउंट में है। तो सेम वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर किया है, जहां पर K डैश इज इक्वल टू K डैश H2O है। तो ये लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट इट्स नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपका रेट। तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, मान लीजिए कि इनिशियल टेम्परेचर आपका 10 केल्विन था और हमने 10 केल्विन और डाल दिया, ठीक है, तो 20 केल्विन पे क्या हो जाएगा, रेट अगर K था तो रेट आपका 2K हो जाएगा, ठीक है, K से डबल हो गया, नियरली 2K हो गया। ओके, तो ऐसा कुछ होता है। फिर अगर हम 10 डिग्री और ऐड करते हैं तो हमारा रेट डबल फिर से हो जाएगा, यानी 4K हो जाएगा। अगर और हम करते हैं तो 8K हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम अगर 10 डिग्री से राइज करते हैं ना टेम्परेचर को, तो आपका रेट कांस्टेंट जो है वो क्या करता है, डबल हो जाता है, नियरली डबल हो जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल तो जरूर देखेंगे, फिलहाल चलिए थ्योरी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये क्या है, आपका अर्हेनियस इक्वेशन है। अर्हेनियस ने दिया था इस इक्वेशन को, लेकिन इस इक्वेशन को पहले प्रपोज किया था वैन ट't हॉफ ने। ओके, लेकिन बाद में इसको फिजिकल जस्टिफिकेशन किसने प्रोवाइड किया, अर्हेनियस ने, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज K इज इक्वल टू AE का पावर माइनस EA by RT, where K is your rate constant, A also behaves like a constant। इसमें जो है इस इक्वेशन में A कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं, या हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, या फिर हम प्रो एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। प्रो एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले आता है, इसलिए प्रो। ओके, R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट है और R का आपका जो यूनिट है वो जूल्स पर मोल है, ठीक है, J पर मोल। ओके, EA क्या है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी है एंड T इज योर टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो एग्जाम्पल देख, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो ये जब 2HI बनता है उसके बीच का भी कुछ प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो देखिए कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है HH और II के बीच, ठीक है। तो HI और HI देगा, HI प्लस HI देगा, तो ये इंटरमीडिएट है। तो ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है, इसको फॉर्म करने में कुछ एनर्जी लगता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इस इंटरमीडिएट के लिए, इस इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसको फॉर्म करने के लिए, उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है हमें, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जितना एनर्जी लगता है उसमें फॉर्म होने में, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं, उससे और समझ में आ जाए। तो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये जो आपका दिख रहा है ना टॉप पर पिक, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जितना एनर्जी लगता है,
उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहां से यहां तक हुआ है ना एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितना एनर्जी यूज होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ए में क्या था आपका H2 प्लस I2 रिएक्ट हो रहा था और प्रोडक्ट आपका 2HI बन रहा है जो कि आपका B है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के जो जगह है इसको हम बोलते हैं डेल्टा H। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। चलिए और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और ग्राफ्स भी हैं। रिएक्टिंग स्पीशीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो ये काफी मुश्किल हो गया कि हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट किया जाए विद प्रिसीजन, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया जो कि ये आपके सामने है, ताकि हम सारे मॉलिक्यूल्स का ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज Ne/Nt वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। फिगर क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग एनर्जीज अमॉन्ग गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर उसका एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, Ne/Nt। Ne क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये चीज दिया गया था, ये ग्राफ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, इसमें जो ये लाइन दिख रहा है, टॉप जो हाईएस्ट पिक दिख रहा है, ये हाईएस्ट पिक क्या शो कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पहला ग्राफ। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट नियरली डबल हो जाएगा। बस वही चीज है, रेट नियरली डबल मतलब दुगना तेजी से जो है हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसी चीज का ग्राफ है, ये कर्व शो कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये T टेम्परेचर था, पहले T टेम्परेचर पे देख रहे हैं कि कितना ज्यादा टाइम लग रहा है इतना ऊपर जाने के बाद, उसके बाद ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन T+10 जैसे ही टेम्परेचर हमने +10 डिग्री कर दिया तो देख रहे हैं कर्व जो है ब्रॉडेन हो जा रहा है, ब्रॉडेन हुआ और क्या हो गया, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब जल्दी, इतना जाने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्या शो कर रहा है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T+10। ये एडिशनल मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन शो कर रहा है जहां पर T+10 डिग्री सेल्सियस पे T+10 डिग्री पे ये रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया उस टाइम का है जब T टेम्परेचर पे हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, ये जो है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये लाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आर्हेनियस इक्वेशन, AE का पावर -EA/RT। E क्या शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग KE काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू -EA/RT प्लस ln A। ये आपका ग्राफ है जो ln K वर्सेस 1/T है, ये स्लोप आपका दे रहा है -EA/R और ये इंटरसेप्ट है ln A। तो एट टेम्परेचर T1 ln K1 इज इक्वल टू -EA/RT1 प्लस ln A
हो जाएगा एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा ln K2 एंड ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई R T2 प्लस ln A। सिंस A इज कांस्टेंट, A कांस्टेंट है आप जानते हैं, तो K2 और K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 एंड T2 respectively. K1 and K2 are the rate constant at temperature T1 and T2 respectively. ठीक है, तो ln K2 माइनस ln K1 करेंगे तो इज इक्वल टू EA बाई आर T1 माइनस EA बाई आर T2 हो जाएगा। तो ln K2 बाई K1 करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा EA बाई आर ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये पूरा डेरिवेशन है आपका, ठीक है। log K2 बाई K1 हो जाएगा इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट वाले को तो क्या आ जाएगा, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये आपका फॉर्मूला है जहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी सारा कुछ डेरिवेशन था। तो आर्हेनियस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है और एक्सपोनेंशियल जो इंक्रीज होगा रेट कांस्टेंट में होगा, ठीक है। चलिए अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है ना कि कैटलिस्ट अगर हम किसी रिएक्शन में अगर हम यूज करते हैं तो उस रिएक्शन का रेट काफी ज्यादा फास्टर हो जाता है, काफी ज्यादा वो फास्ट कर देता है रिएक्शन के रेट को, ठीक है। तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं 2KClO3। MnO2 क्या है, एक कैटलिस्ट है, एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया गया है MnO2 और ये रिएक्शन के रेट को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, दुगनी तिगनी तेजी से ये रिएक्शन परफॉर्म कर देता है, तो प्रोडक्ट मिल जाता है 2KCl plus 3O2। What catalyst should not be used when added substance reduces the rate? It is then called inhibitor। अगर कोई सब्सटेंस ऐड हो रहा है रिएक्शन में और वो रेट को रेड्यूस कर देता है, फास्ट करने की जगह वो कम कर देता है, तो उस सब्सटेंस को हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो कैटलिस्ट है, वो इनहिबिटर होता है, ठीक है, इनहिबिटर होता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये थ्योरी क्या है अब, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with reactants resulting in an intermediate complex। एक कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में और फॉर्म करता है टेम्पररी बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स के साथ, रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है रिएक्टेंट्स के साथ, टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो क्या रिजल्ट करता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिजल्ट करता है, ठीक है। तो ये था, और अभी हम ग्राफ देखने वाले हैं कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करता है रेट को। हियर इज द ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ हम देख सकते हैं जब विदाउट कैटलिस्ट हम जब देख रहे हैं रिएक्शन को तो देखिए कि कितना ऊपर तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट कितना ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लग रहा है। और यही हम कैटलिस्ट के साथ देख रहे हैं तो देखिए कर्व छोटा हो जा रहा है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट कम एनर्जी में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी मतलब डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन ये अल्टर नहीं करता है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है ये। उसके बाद कैटलिस्ट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। उसके बाद ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंजिंग नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करता है, बल्कि और इक्विलिब्रियम को फास्टर अचीव करने में हेल्प करता है, ताकि इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव हो जाए, या तो आगे बढ़कर रिएक्शन को या फिर पीछे जाकर, जहां से भी इक्विलिब्रियम हमें मिल जाए वहां पर वो वैसा काम करता है ताकि इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, ठीक है, या तो आगे बढ़कर या फिर पीछे आकर। तो ये था आपका
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस डेवलप किया गया था किसके द्वारा? मैक्स स्टोर्ड्स एंड विलियम लुइस इन 1916 टू 1918 और ये बेस्ड था किस पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। According to this, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर के तौर पर माना गया और हार्ड स्फीयर मानकर रिएक्शन को पोस्टुलेट किया गया कि ये अकर होगा तब जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड बाय Z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स होता है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का। ठीक है, अब मान लीजिए कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, तो रेट क्या हो जाएगा? ZAB। और ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स यानी AB रिएक्टेंट्स है ना, तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स है। और ZAB E का पावर माइनस EA/RT। और ये क्या है? ये जो टर्म है आपका, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन EA है। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका एनर्जी या तो इक्वल है एक्टिवेशन एनर्जी के या फिर उससे ज्यादा है। ये यही शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या अगली बात है कि फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। ये तो सिंपल रिएक्शन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ये था, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए ना डेविएशंस देखा जाता है। शायद इसलिए रीजन ये हो सकता है कि ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। शायद रीजन ये रहा होगा कि सारा कोलिजन यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जो कोलिजन होगा वो सारा कोलिजन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में हेल्प करे, इसलिए हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में डेविएशंस ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, चलिए ड्रॉबैक्स देखते हैं और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है वो देखते हैं। इफेक्टिव कोलिजन, molecules collide with threshold energy, activation energy plus energy possessed by reacting species and proper orientation so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products. मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस रिएक्टेंट्स का जितना एनर्जी है वो पोजेस कर रहे हैं, उन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके पहले रिएक्टेंट्स के बीच जो बॉन्ड्स था वो टूटेगा, तभी तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होके आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो बस इसलिए ताकि नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके, इस वजह से ये कोलाइड करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है CH3Br प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस Br माइनस। यहाँ देख सकते हैं डेल्टा प्लस है कार्बन पे और डेल्टा माइनस है Br पे प्लस OH के साथ। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलता है। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो देखिए इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें मिल गया प्रोडक्ट्स। HO बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H प्लस Br। ठीक है, तो अभी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। एक और चीज है, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। P को हम प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, ये इंट्रोड्यूस कराया गया। ये क्या करता है? इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन अ कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए P को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि ये जो है
देख सके ये फैक्ट कि कोलिजन में मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हैं या नहीं। तो रेट हम लिखेंगे पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। पी है आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, जेड ए बी यानी ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये तो आप जानते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ड्रॉबैक अब क्या है कि इट कंसिडर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हार्ड स्फीयर्स के तौर पर इसको माना जा रहा है मॉलिक्यूल्स या एटम्स को, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, स्फीयर जिस स्ट्रक्चर का होता है उस चीज को इग्नोर कर दिया जा रहा है। सो दिस इज द ड्रॉबैक। एंड यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये पूरा जितना भी मैंने लिखवाया समझाया ये आपके बोर्ड्स एज वेल एज नीट के लिए पूरा एकदम सफिशिएंट है, अच्छा है एकदम, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स बना लिया है तो यकीन मानिए सारा न्यूमेरिकल्स आपका पक्का पक्का सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो हम पूरा एक्सरसाइज भी बनाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एकदम मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे लिख दीजिए। ओके।